ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ पता चल गई हैं। चलो हुण असी अपनी असल कहानी शुरू करने हैं। ठीक है जनाब। अच्छा जी, आपको पता ही है कि हॉकी कनाडा की बहुत सारी बदबख्तियाँ चल रही हैं, बड़े उनके ऊपर सेक्सुअल एलिगेशंस हैं, बहुत सारे इनके ऊपर चीज़ें आई थी, तो इसके ऊपर बहुत भड़के हुए थे ट्रूडो साहब भी और MPs भी, वो भी। तो उनसे ये क्वेश्चन किया जा रहा था असल में कि भाई आप ये हॉकी कनाडा वाले क्या कर रहे हैं। ट्रूडो साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, इट बॉगल्स माई माइंड कि ये जो है कॉन्स्टेंटली कोई भी चीज़ ठीक करने को तैयार नहीं है और ये उसी डगर पे चलते जा रहे हैं जिस पे के चल रहे थे। हालांकि जो पेरेंट्स हैं वो अब ना सिर्फ ये कि हॉकी कनाडा के अंदर उनका फेथ लूज़ वो करते जा रहे हैं, बल्कि वो तो गेम्स जो हैं वो समझ नहीं आ रही उनको कि वो अपने बच्चों को भेजें कि ना भेजें। तो ट्रूडो साहब जो हैं असल में वो लिबरल कॉकस की मीटिंग थी उसको अटेंड करने के लिए जा रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे जो ऑटोवा के पॉलिटिशियंस हैं उनको भी, उनके अंदर भी बहुत बेचैनी है, वो भी हॉकी कनाडा के अंदर लूज़ कर गए हैं फेथ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हैं प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, मुझे हैरत नहीं हो रही अगर ये क्वेश्चन कर रही हैं इनसे और जो बाकी की सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि भाई हमें समझ नहीं आ रही कि ये इतना सीरियस सिचुएशन है तो ये आप इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। अच्छा, इसी मौके पे जब ये कॉकस की मीटिंग चल रही थी तो फेडरल जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है पास्कल सेंटोंज, उनसे भी पूछा गया कि भाई आप बताएं। तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये जो हॉकी क्यूबेक है फॉर एग्जांपल, जो इन्होंने मैसेजेस भेजे हैं और वो कह रहे हैं जी कि हम इनको जो जॉब्स हैं उन पे लगाए रखेंगे और उससे नहीं निकालेंगे, तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि कैसे ये दे डोंट इवन बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन अगर इनके ऊपर जो है ऐसे एलिगेशंस हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो MPs थे उन्होंने भी इनसे क्वेश्चन किया कि भाई आई मीन व्हाट इज़ गोइंग ऑन। उन्होंने ये क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि ये अभी तक जो आपका प्रेसिडेंट है स्कॉट स्मिथ, इसको अभी तक आपने क्यों नहीं फायर किया। अच्छा, इसका जवाब जी हॉकी कनाडा ने देते हुए कहा कि जी ओ नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ये अगर हम बंदे चेंज करते जाएंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी और आपको अच्छा लगेगा कि अगर रिंग्स के अंदर लाइट्स बंद हो जाएं और लोग ना आए तो हमारे जो ये सीनियर मेंबर्स हैं हम इनके साथ जो है ऐसा। भाई अगर सीनियर मेंबर्स के ऊपर these are all excuses, lame excuses you did something wrong, accept it and try to correct it. हाँ, तो वो कहते हैं जी हमने बहुत सारे एक्शन लिए हैं लेकिन हमारे बहुत सारे एक्शन जो हैं उनको अब मिस कैरेक्टराइज भी किया जा रहा है। भाई मिस कैरेक्टराइज क्या किया जा रहा है? जिन लोगों के खिलाफ जो है एलिगेशंस हैं और जो हेड पे बैठे हुए थे उन्होंने अगर कोई जो है वो लिए नहीं, एक्शन नहीं लिए हैं, तो फिर क्या मतलब है आपने क्या एक्शन लिया है? तो क्या आपके मिस कैरेक्टराइज क्या किया जा रहा है आपके एक्शंस को? आप तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो। तो बहरहाल जी ये जो है सारी बातें चलती रहीं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है एक ग्रुप है जिसका के नाम है ब्लैक क्लास एक्शन सेक्रेटेरिएट और ये अब लेकर आए हैं एक लॉ सूट और उसके अंदर ये कह रहे हैं कि जो ब्लैक्स हैं, ब्लैक कम्युनिटी है, वो पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। और इन्होंने ये जो लॉ सूट था ये दिसंबर 2021 में लाया था और ये डैमेजेस भी सीक कर रहे हैं $2.5 मिलियन की। वो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ जो जॉब्स के ऊपर बहुत बुरा सलूक किया जाता है, जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके साथ जस्टिस नहीं की जाती। असल में इसमें से एक जो बंदा है उसने कहा है कि मेरे ब्लैक होने की वजह से मुझे प्रमोशन नहीं दी इन्होंने वक्त के ऊपर। मैं इनको कब से कह रहा हूं कि मुझे प्रमोशन दे, तो ये प्रमोशंस नहीं दे रहे, हमें जॉब्स को डिनाई कर रहे हैं, तो ये कैसे ये इस तरह सारा चलेगा। तो ये काफ़ी क्राइसिस जो है ये पब्लिक सेक्टर के अंदर अब आया हुआ है। वो कहते हैं जी आप वैसे तो कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन टेंजिबली हम कुछ होता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो ये अब इन्होंने किया हुआ है केस, तो अब देखेंगे केस में there is definitely a problem of racism. जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। मेरे तो अपने बच्चे ने स्कूल में बहुत फेस किया हुआ है। आई नेवर कंप्लेन बट यू नो इट्स नॉट के, तो बहुत करते हैं, बिल्कुल होता है ये। अच्छा जनाब, कंजर्वेटिव पार्टी जो है अब उसने एक प्रपोजल दिया है फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि आपको पता ही, हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था, मतलब है जुल्म देखो ना, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अपने आप को कहते हैं, खांसी की दवाई नहीं मिल रही, कोल्ड एंड फ्लू की दवाई नहीं यहाँ पे मिल रही है बच्चों के लिए। तो कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा है कि ये जो फॉरेन लैंग्वेज के जो दवाइयाँ जो हैं वो जो लिखी हुई हैं जिनके के लेबल्स हैं वो आप जो है बाहर के मुल्कों से मंगवा लें और ओवर द काउंटर जो है ये होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर जो हैं ईव्स डुक्लो उनको कहा है और इसके अलावा जो कंजर्वेटिव MPs माइकल बैरे, स्टीफन एलिस, माइक लेक और लेला गुडरिच हैं, उन्होंने कहा जी कि पेरेंट्स जो हैं वो बड़े परेशान हैं, उनके बच्चे को फीवर अगर हो जाता है या वो पेन में होता है, कोल्ड फ्लू होता है, क्योंकि सीजन ऑलरेडी अंडरवे है तो उनको दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो उनको ये बेसिक मेडिसिन्स जो हैं
इनकी प्रोडक्शन की अर्जेंटली ज़रूरत है, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फॉरेन लैंग्वेज लेबल्ड वर्जन्स जो हैं ऑफ द सेम फार्मूला आप जो हैं उसकी सेल जो है और उसको अलाउ करें इंपोर्ट करने के लिए। तो ये तो हम कब से कह रहे हैं कि पायन तुसी पाकिस्तान दे नाल डील कर लो, दवाइयां ही दवाइयां तुहाडे कोल आ जांदियां। ये जो है मेरा जो ख्याल है वो एडविल एंड टाइलेनॉल, दो जो ब्रांड्स हैं उसमें कमी हो गई है। अगर वो जेनेरिक आप देखें तो जेनेरिक मेरा ख्याल अभी भी मिल रही है। मेरे तो इलाके में पता नहीं है अब ये कौन से इलाके हैं जहाँ पे इतनी ज्यादा शॉर्टेज है। मेरे तो इलाके में मेजॉरिटी जगह हाँ, मगर वो होता है ना जर्नलिस्ट का कीड़ा होता है। मैंने तो जो अपने इलाके में जो सर्वे किया है मुझे तो सारी जगह नजर आई हैं। यानी मुझे बहुत सारी ये खबरें भी मिली कि जी शेल्फ खाली हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही। पता नहीं, मैंने नहीं देखा अपने एरिया में। आपका घर कनाडा में है, दुबई में है? कनाडा में है लेकिन जरा ऊपर है। तो ऐसी भी कोई शॉर्टेज नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो पे आ गया, बिल्कुल ही नहीं मिल रही। बहरहाल शॉर्टेज तो है, लेकिन जिन इलाकों में है वहाँ पे एक्यूट है। तो अब बहरहाल जी इन्होंने कहा है कि बाहर से इंपोर्ट कर लें जी, आप बाहर से इंपोर्ट कर लें अगर आपके पास जो है वो कैपेसिटी नहीं है इसको बनाने की। तो बहरहाल जी तो पायनसी फिर कह रहे हैं पाकिस्तान तो मंगवा लो। देखो ज़रा पाकिस्तान में भी फ्लड्स आए, कितनी तबाहकारियाँ आई, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर्स हैं ठीक करने के लिए, रोड्स ब्रिजेस, डॉक्टर लोगों को देखने के लिए अवेलेबल, नर्सेज हैं। पैन तुसी की गल्लां कर रहे हो, पाकिस्तान तो मंगवा, दवाइयाँ कितनी हैं देखो ज़रा है जी ना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा माजिद भाई, ये जनाब हम रो रहे हैं $1 मिलियन को, और इधर देखो जी इधर क्या जुल्म हो रहा है। हम भी लॉटरी ले रहे हैं, लॉटरी सुनने वालों हमारी भी कोई दुआ सुनो है जी। ये कह रहे हैं कि 4 विनिंग टिकट्स लोटो मैक्स के जो हैं वो अभी तक अवेलेबल हैं, और ये $70 मिलियन की जो लोटो मैक्स का जो प्राइस है ये वाला अभी तक निकाला नहीं है। तो इट इज स्टिल अप फॉर ग्रैब्स। इसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि अब ये जो ट्यूसडे को जो ड्रॉ होना था वो अभी तक जो है ड्रॉ नहीं हुआ है, और $1 मिलियन के जो विनिंग टिकट्स थे वो आप जीत सकते हैं अगर आपने लिया हो और एटोबिको में, ऑटोवा में, नीपियन में। लेकिन अब इनको लोगों ने कहा जी कि इनके रिजल्ट्स अभी आए क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि ये यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गई हैं। OLG ने कहा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं। तो अगर आप इन इलाकों में, और इसके अलावा एक विनिंग टिकट जो है वॉन से भी खरीदा गया है 100,000 का, तो बाकी के जो 3 हैं वो 1 मिलियन के हैं, ये 100,000 का वॉन से है। तो ये टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से हम अनाउंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन सब प्लेयर्स को OLG ने कहा है कि आप ऑनलाइन @olg.ca पे जाएं, या अपना अगर आपने मोबाइल ऐप अगर डाउनलोड किया हुआ है उस पे जाएं, या आप साइन अप कर लें विनिंग ईमेल्स के लिए, तो आपको अलर्ट भी आ जाएगा, तो इससे आपको मिल जाएगा। तो ये अब जो फ्राइडे आने वाला है जी, इसमें जैकपॉट तो 70 मिलियन अब है ही है। इसके अलावा 56 $1 मिलियन मैक्स मिलियन के प्राइजेस भी हैं। 56 $1 मिलियन, ठीक है जी। तो यानी कि 56 मिलियन वो है, और ऑल टुगेदर जो ग्रैंड टोटल अब वीक के लिए बनेगा वो 126 मिलियन बनेगा। ते पायन सानू 1 मिलियन दे दिया। देख कितने कोई तुसी कितनी दुआएं मिलेंगी। हाँ देखो जरा कितनी दुआएं मैंने आपको देनी है, लेकिन आपको तो दुआएं नहीं दवा चाहिए। तो अब आपको नहीं मिलेगा सिर्फ मेरी बदुआ, आपको खांसी का सिर्फ नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो ये है जनाब बहुत सारे चीजें हैं। अच्छा जनाब, आज यूएस ने तो अन्नी पाई हुई है सही मानों में जो है ना। आज फिर से जनाब यूएसए ने अनाउंस किया है कि $625 मिलियन की वेपनरी जो है और एडिशनल अब हम भेज रहे हैं इसको यूक्रेन को, और इसमें इनको भेजा जाएगा इस दफ़ा जो है वो भेजी जा रही हैं हाई मोबिलिटी आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम लॉन्चर्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। ये जो थी आज बात कर रहे थे बाइडन साहब ज़ेलेंस्की साहब के साथ, उस पर वर्चुअली बात कर रहे थे, और आज इनके साथ जो थी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी थी, और उन्होंने कहा जी असी थोड़े पीछे खलोते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लड़े मरें, और जो है इस तरह। अच्छा, ये जब अब नई न्यूज़ आई है तो एंटोनोव जो हैं रशिया के एम्बेसडर इन यूएस, उन्होंने फिर से आज वार्न किया। उन्होंने कहा ये जो आप कर रहे हैं इससे अच्छे इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, ये हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है कि आप कॉन्स्टेंटली यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हैं, इससे ब्लडशेड फैलेगा, न्यू कैजुअलिटीज़ होंगी, और डायरेक्ट अब क्लैशेस और ज़्यादा शुरू हो जाएंगे रशिया और कीव के बीच में। तो ना करें आप ये। लेकिन जनाब तो मतलब है ज़्यादा ही अंकल सैम खराब हुए बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, वाशिंगटन पोस्ट की आज एक रिपोर्ट है और बड़ी हैरत की बात है।
लेकिन हैरत की बात हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन जो असल खबर है वो ये है कि ट्रंप साहब ने CNN को सू कर दिया। अच्छा जी, अच्छा CNN को सू कर दिया। अच्छा ये तो खबर है। अच्छा लेकिन अब जो है इसमें अब क्या जो नई चेंजेस CNN पे आई हैं ट्रंप साहब को पता है कि नहीं है, ये खबर है असल में। अच्छा ये हुआ क्या है, थोड़े दिन पहले CNN में न्यू चेयरमैन एंड CEO आए हैं क्रिस लिच, ठीक है जी, और उन्होंने आते सार ही जितने भी हाई प्रोफाइल स्टाफर्स थे उनको निकाल दिया है और बहुत सारे और लोगों को निकाला है जिनके के हाँ अब और बहुत सारे एंकर्स हैं उनको निकाला है और उनको कहा है जी कि आपका बहुत ही बैड बिहेवियर था और आप बिला वजह लोगों को टारगेट करते थे और बिल्कुल मतलब है वन साइडेड स्टोरियां आपके जो दिल में आती थी आप डाल रहे थे, तो हम इसलिए आपको निकाल रहे हैं। अच्छा अब लग रहा है कि ट्रंप साहब ने शायद ये जो नई चेंजेस CNN पे आई हैं इसको फॉलो नहीं किया और उन्होंने उसको सू कर दिया और उन्होंने कहा कि CNN जो है उसने व्यूअर्स और रीडर्स जो थे इसके उनके माइंड्स को खराब करने की कोशिश की है, मुझे डिफेम उनके दिमाग में करने की कोशिश की है और उसका नुकसान मुझे ये हुआ है कि मैं जो है प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन हुए हैं उसमें मैं हारा हूं। तो इसलिए तो वो कहते हैं जी कि मेरी क्रेडिट रेटिंग आपने बहुत ज़्यादा नीचे की है और आपकी वजह से मैंने बड़ा सफ़र किया है। और इन्होंने फ्लोरिडा की जो फेडरल कोर्ट है उसके अंदर जी अब ये केस डाला है CNN के अगेंस्ट। तो आज लोग बड़े हैरान हुए कि इस मौके पे अब आपने क्यों किया, आपको बहुत पहले ये करना चाहिए था। अब तो बहुत सारी चेंजेस ले आए हैं वो CNN पे, उन्होंने बल्कि उन बंदों को निकाला है जो कि आपके खिलाफ बातें बहुत सारी कर रहे थे। और मैं ट्रंप साहब के साथ हूँ क्योंकि आप अब जो कुछ भी कर लें, इलेक्शन तो हरवा दिया ना मुझे, हरवा दिया। हाँ तो somebody has to be accountable, somebody has to pay the consequences. तो इसलिए उन्होंने किया है कि भाई अब आप निकाल दे पूरे CNN को निकाल के खत्म कर दें जो भी करना है, मगर आपने जो डैमेज करना था वो तो कर दिया ना, डैमेज तो कर दिया। डैमेज की जो है वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बिल्कुल उसके लिए। तो जनाब वो है। और जनाब आज ट्विटर पे जो है सारा दिन ही बड़ा मुजाहरा लगा रहा और वो मुजाहरा इस दफ़ा जो है किसके साथ था जनाब, यू विल बी वेरी मच सरप्राइज्ड। आज जो ट्विटर के ऊपर दुनिया पागल हुई थी वो पागल हुई थी कि कॉन्स्टेंटली लड़ाई चल रही थी। किसकी? मिसाल के तौर पे आप क्या सोचते हैं, एलॉन मस्क साहब की और ज़ेलेंस्की साहब की। कैन यू इमेजिन? कॉन्स्टेंटली इनकी लड़ाई जो थी वो चल रही थी। अच्छा जी, ये जो एलॉन मस्क साहब हैं इन्होंने जिस वक्त ये लड़ाई शुरू हुई थी रशिया की और इसकी यूक्रेन की, उस वक्त उन्होंने कहा था जी कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं और इस तरह। आज इन्होंने जो अपनी ट्वीट की है एलॉन मस्क साहब में, उसने उन्होंने कहा जी कि ये कोई डिप्लोमेटिक इसका कोई हल निकालें, लड़ाई खत्म करें, पीस की तरफ आप जाएं। ये जो है ये इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी मोर डाइंग बिफोर यू गो टुवर्ड्स पीस। तो इसको लड़ाई को आप खत्म करने की कोशिश करें बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। उन्होंने कहा जी कि तुम्हारा जो साइज है मुल्क का वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू रशिया, तो आप कैसे रशिया के साथ 3 टाइम्स रशिया आपसे बड़ा है, उसके साथ कॉन्स्टेंटली आप लड़ाई कैसे करते रहेंगे और आप कैसे सोचते हैं आपकी विक्ट्री होएगी? तो आप लोगों के बारे में सोचें, जो यूक्रेन के लोग हैं उनके बारे में सोचें, पीस के बारे में सोचें, वो करें। अच्छा, इसके ऊपर जो है ज़ेलेंस्की साहब बड़े भड़क गए। उन्होंने कहा जी अपने काम से आप काम रखें, आपको जो है आपको किसने जो है मतलब है प्यो बनाया है कि आप मेरे मसले में बोलें। इसके अलावा जो हैं एंड्रिच मेलिंस्की यूक्रेनियन जो एम्बेसडर टू जर्मनी हैं, उन्होंने तो बड़े भद्दी बल्कि ज़बान इस्तेमाल, बहुत ही बेहुदा उन्होंने ज़बान इस्तेमाल करते हुए एफ का वर्ड यूज़ करते हुए उन्होंने कहा है एफ का ऑफ इज माई डिप्लोमेटिक रिप्लाई टू यू। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमको जो है वो उसमें यूक्रेन के अंदर क्या करना है। अच्छा, इसके बाद जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट आई, लिथुआनिया के जो प्रेसिडेंट हैं जितान न्यूज़ेडा, उनका आया। उन्होंने कहा कि जी अच्छा एलॉन मस्क साहब आपकी टेस्ला गाड़ी है, ठीक है जी, आपकी टेस्ला गाड़ी के कोई व्हील चोरी कर लेता है, फिर वो जो है चोरी करके कहता है ये अब गाड़ी जो है और ये व्हील जो है इन दोनों ने मेरे हक में वोट दिया कि ये मेरे हैं, तो क्या ये इस तरह से लीगली वो गाड़ी और वो टायर जो है क्या उसके हो जाएंगे? तो कहता है, फिर उसने एंड में कहा कि आई एम जस्ट सेइंग
जस्ट सेइंग, राइट। तो ऐसे है। तो अच्छा, इसके ऊपर जाहिर है कि क्रेमलिन ने इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल एलॉन मस्क साहब जो हैं वो ठीक कर रहे हैं। इनके जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन थे दिमित्री पेस्कॉव, उन्होंने आज कहा है कि बिल्कुल, हम तो पहले दिन से कहते थे हम निगोशिएशंस के लिए ओपन हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट को आगे नहीं लेके जाना चाहते हैं। तो जो है वो एलॉन मस्क साहब ने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन आज सारा दिन जनाब ट्विटर बड़ा शादुआबाद, अभी खत्म नहीं हुआ बात, खत्म नहीं हुआ, ये चल रही है अभी, क्योंकि उसके अंदर और लोगों के आते जा रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि लोग उसमें कहते जा रहे हैं ना कि तुम कैसे जो है एलॉन मस्क को, हाँ, कोई लोग जो है वो एलॉन मस्क का साथ देंगे, कुछ यूक्रेन का करेंगे, कुछ, क्योंकि ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं एलॉन मस्क को कि तुम कौन होते हो यूक्रेन का फेट जो है वो डिसाइड करने वाले, लेट देम डिसाइड, वो ज़ेलेंस्की करेगा या तुम करोगे। जैसे आपने कहा ना, दिस इज माय ओपिनियन। हाँ, दिस इज माय ओपिनियन है जी। नाले ट्विटर उसका है, ट्विटर उसकी कंपनी है, राइट। वो जो मर्जी करे, बच्चा दे अंडा दे, हैं जी, अपनी मर्जी ऐसे। अच्छा ना, आज पुतिन साहब जो हैं उन्होंने अब आज फॉर्मली अनाउंस कर दिया है कि वो जो 4 इलाके जिनको कि उन्होंने अलहदा किया था कीव से, और उनके बारे में डोनेट्स्क, लुहांस्क, केर्सन एंड लोप्रेजिकिया जो एरियाज़ हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा जी कि इसकी रेटिफिकेशन का जो लॉ है उसके ऊपर इन्होंने आज साइन कर दिए हैं। और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसने कहा कि इसकी कोई जो है वो इंटरनेशनल लॉ में इसकी ना इजाज़त है, और ये बिल्कुल नॉन रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये जो रेफरेंडम भी कराए थे ये शैम है, और बड़े उसके खिलाफ बोले। बहरहाल जी, पुतिन साहब ने आज ये जो 15% ऑफ यूक्रेन ये बनता है उसको अनेक्स कर लिया है, विच इज़ द बिगेस्ट एक्सपेंशन ऑफ रशियन टेरिटरी इन द लास्ट 50 ईयर्स। तो ये जनाब उन्होंने फॉर्मली किया। अच्छा जी, हमने आपको कल बताया था कि ओपेक प्लस वाले जो हैं उन्होंने कहा जी कि हम अब 2 मिलियन बैरल्स जो है की जो पर डे की जो है वो अब कट करना शुरू करेंगे अपने प्रोडक्शन में। आज जो है ओपेक प्लस की जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं वो वियना के हेडक्वार्टर्स में मिले हैं इनके ओपेक के, और उन्होंने कहा जी कि ओपेक ऑयल कार्टेल जो है वो 2 मिलियन बैरल्स पर डे 1 नवंबर से, स्टार्टिंग नवंबर हमने कट करेंगे। और ये इनकी फर्स्ट फेस टू फेस मीटिंग थी इन सारे एनर्जी मिनिस्टर्स की सिंस पेंडेमिक। इसके अंदर सऊदी एनर्जी मिनिस्टर अब्दुल अजीज बिन सलमान से उन्होंने पूछा कि भाई आपको जो है बाइडेन साहब ने इतना जोर भी दिया, आपके मुल्क में मिलने भी आए थे, अब भी जो है यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं आप ये कट ना करें, तो आप किसी की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो सऊदी मिनिस्टर एनर्जी मिनिस्टर अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा जी कि जो है हम गार्डियंस हैं, ये जो ओपेक प्लस है, कार्टेल है, वी आर द गार्डियंस ऑफ स्टेबल एनर्जी मार्केट्स इन द वर्ल्ड। और मार्केट जो है इस वक्त बहुत ही अनसर्टेनिटी से गुजर रही है, बहुत वॉलेटाइल है, अनसर्टेनिटीज जो है उनसे गुजर रही है। तो ये हमारा तरीका है इस अनस्टेबल मार्केट को थोड़ा सा ना सिर्फ स्टेबल करने का, बट टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व। तो हम कुछ आगे की सोच रहे हैं। अच्छा, इसमें व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उधर भी फिर मीटिंग शुरू हो गई, तो वहां पे करीन जैन पियर से पूछा गया, उन्होंने कहा रिपोर्टर्स ने कि भाई आप कभी सऊदी के तरले कर रहे हो, कभी कतर के, कभी यूएई के, कभी कजाकिस्तान के, कभी, तो आप क्यों ऐसे कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? आपके अपने खुद के पास जो इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व पड़ा हुआ है उसको आप क्यों नहीं खोल रहे हैं, क्यों नहीं खोल रहे हैं, क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? तो इसने कहा कि जी ये जो व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि यूएस विल नॉट रिलीज इट्स स्ट्रेटेजिक रिजर्व, क्योंकि रिपोर्टर्स ने कहा कि अगर आप ये खोल दें तो दुनिया के अंदर काफी पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। अच्छा, अब इनको एक और सुझाव दिया गया, उन्होंने कहा ईरान को आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है, आप जो इधर उधर झुपियां मार रहे हैं और ये डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करने में भी बड़ा टाइम लगेगा। ईरान के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, क्योंकि वो सारा जो है ऑयल अपना इंडिया को भी दे रहा था, चाइना को दे रहा था, और भी कुछ कंट्रीज को जो आपके यूएस के सैंक्शंस नहीं मानते उनको दे रहा था। तो आप ईरान से क्यों नहीं बात करते हैं? अब ईरान से ये कैसे बात करें? ईरान को तो ऑलरेडी इन्होंने दीवार से लगाया हुआ है, उसके साथ न्यूक्लियर डील नहीं कर रहे कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं तुम सैंक्शंस नहीं हटा रहे। तो अगर रिपोर्टर्स ने आज पूछा कि अगर आप सैंक्शंस हटा देंगे तो ईरान से भी आप डील कर सकते हैं ना, ईरान के पास तो बेतहाशा ऑयल है और वो आपको सस्ता भी देने को तैयार होएगा। तो अब जी वो तो ऑफ द कार्ड्स है, उन्होंने कहा जी नहीं, उस पर तो हम जो है वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि बड़ा ईजी है उनके लिए। इन्होंने 2 बिलियन बैरल्स पर डे की कट लगाई है ना, 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे वो आपको रोजाना दे सकते हैं, पर डे दे सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन वो शुरू कर सकते हैं। कब किया है वो वहाँ से पूरा हो जाएगा, वो वहाँ से पूरा हो जाएगा, बाकी आपके यूरोप से थोड़ा बहुत पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। तो बहरहाल जी ये तो ऑफ तक, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये ईरान के दरवाजे पे जाएंगे।
अच्छा जनाब, ईरान के अंदर तो अब ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो महंसा अमीनी जो 22 ईयर ओल्ड लड़की जो मर गई थी उस पर ईरान की जो मोरालिटी पुलिस के उसके अंदर उसकी वजह से ईरान बहुत ज़्यादा औरतें बिफर गई हैं। आज जो स्कूल की बच्चियां थीं वो अपने हेड स्कार्फ्स उठा के जो हैं मार्च कर रही थीं और वो कह रही थी कि हम बिल्कुल अब ये जो है नहीं मानेंगे सख्तियाँ, हमें फ्रीडम दो। और वो बेयर हेडेड फिर रही थी और वो बल्कि वहाँ पे आज बहुत सारे लोग जो हैं लड़कियां शोर मचा रही थी डेथ टू डिक्टेटर, यानी कि जिनके जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई हैं उनके खिलाफ ये कर रही थी। इसके अलावा एक और वीडियो में जो सोशल मीडिया पे डाला गया उसमें एक आदमी है जो कि कहा जा रहा है किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, वो भाग रहा है आगे आगे और उसके पीछे लड़कियां जो हैं भाग रही हैं और कह रही हैं विमेन लाइफ फ्रीडम। और इन्होंने आज मार्च किया गोहरडश्त के एरिए के अंदर और उन्होंने कहा कि अब हम ये सख्तियां जो हैं पिछले 30 ईयर्स से जो हमारे ऊपर डाली हुई हैं अब हम इनको मानने को तैयार नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू वेयर हेड गियर्स एनी मोर। तो काफ़ी वहाँ पे जो है वो हंगामा शोर रहा। आज काबुल में जी इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो कंपाउंड है उसके अंदर एक मस्जिद थी, उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ है जिसमें कि 4 लोगों की डेथ हुई है, 25 वुंडेड हो गए हैं। और इससे बड़ी हैरत लोगों को ये है क्योंकि ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है ये इनकी रेड जोन के अंदर है जहाँ पे कि एम्बेसीज भी हैं। और इंटीरियर मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन अब्दुल नफ़ी ठकोर ने कहा है कि यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स इस मस्जिद में आते हैं, समटाइम्स इंटीरियर मिनिस्ट्री के भी लोग आते हैं। इटालियन NGO एड ग्रुप जो इमरजेंसी है उसने कहा है कि हमारा जो हम हॉस्पिटल रन कर रहे हैं उसमें 20 पेशेंट्स आए थे, उनमें से 2 जो थे वो तो अराइवल पे ही उनकी डेथ हो गई थी। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये बहुत ही खतरनाक आज का धमाका है। उसकी वजह ये है कि ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का कंपाउंड है ये काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी पास है। तो आज क्वेश्चंस फिर से उठाए गए हैं कि तालिबान जिसने कि 2021 में गवर्नमेंट ली थी और उसने कहा था कि हम ये जितनी भी फाइटिंग्स हैं हम रोक देंगे, तो वो वॉर फाइटिंग्स जो हैं वो तो रुक गई हैं लेकिन सीरीज़ ऑफ ब्लास्ट जो हैं कॉन्स्टेंटली अब मुल्क के अंदर हो रहे हैं। अभी लास्ट फ्राइडे को ही ब्लास्ट हुआ था एजुकेशन सेंटर में वेस्ट काबुल में जिसके के अंदर 53 के करीब बच्चे और स्टाफ जो थे मरे थे। तो अब इसमें ये कंसर्न आ रहा है कि अगर ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के कंपाउंड तक पहुँच गए हैं तो फिर रेड जोन में भी शायद पहुँच जाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे के फॉरेन मिशंस जो हैं उनके ऑफिसेज हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं वो आज जम्मू और कश्मीर के बारामूला के अंदर थे और उन्होंने आज फिर से कैटेगोरिकली उनसे जब पूछा गया कि आप जो आए हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं जी मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं पीपल ऑफ कश्मीर जो हैं उनसे बात करूंगा, उनसे पूछूंगा तुम क्या चाहते हो। लेकिन अगर आप ये मुझे कहना चाहते हैं जो कि मुझे एडवाइस की जाती है बहुत दफ़ा कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, मैं पाकिस्तान से बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं कश्मीरी यूथ से, गुज्जर से, बकरवल और पहाड़ी जो ब्रदर्स हैं मैं उनसे बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि भाई आपके क्या मसले हैं। महमूदा मुफ्ती और जो ये लीडर्स हैं कश्मीरी, फारूक अब्दुल्ला जिन्होंने के बनाया है गुपकार अलायंस, उसका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा जी कि ये जो हैं क्योंकि ये कह रहे हैं गुपकार अलायंस वाले कि हम रेस्टोरेशन ऑफ जम्मू और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है जो आर्टिकल 370 आपने ख़त्म किया था अगस्त 5, 2019 में, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इस पे अमित शाह ने कहा कि पिछले 75 ईयर से यही 3 फैमिलीज हिंदुस्तान के ऊपर रूल कर रही हैं, मुफ्तीज, अब्दुल्लाज एंड गांधीज। तो इन्होंने दिया क्या है, और ये जो पुराने जो थे सिर्फ 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने पिछले 70 ईयर्स में की है जम्मू और कश्मीर में, जबकि मोदी जी 56,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स पिछले 3 साल में जम्मू और कश्मीर में लेकर आए हैं। टेररिस्ट हॉटस्पॉट से इसको टूरिस्ट हॉटस्पॉट में इन्होंने चेंज किया है और इन्होंने बच्चों के हाथों में गन्स और स्टोन्स दिए हैं। मोदी जी ने बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स, फोन्स और एम्प्लॉयमेंट दी है। ये जो गुपकार वाले हैं, गुपकार मॉडल वाले जो हैं, ये पाकिस्तान के टेररिस्टों को जम्मू और कश्मीर में आने देते हैं और फिर वो पुलवामा की तरह के अटैक्स करते हैं। तो इसलिए जो है इनका कोई रोल इसके अंदर जो है वो नहीं है, तो ना ही होना चाहिए। अच्छा जी, अब जब इनकी आमद हुई तो द वायर ने आज ये स्टोरी जो है ये कोट की है और उन्होंने कहा जी कि पीडीपी की ये जो प्रेसिडेंट हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, महमूदा मुफ्ती जी, उन्होंने कहा जी कि मुझे तो इन्होंने समझ नहीं आ रही कि हाउस अरेस्ट के में क्यों डाला हुआ है। हालांकि जो पुलिस थी यहाँ की कह रही थी कि हमने तो किसी भी जो है वो रेजिडेंट को हाउस अरेस्ट में नहीं डाला। और उन्होंने कहा जी कि वो जो इलाके के रेजिडेंट्स हैं शायद उन्होंने इस पर ताला लगा दिया। अच्छा, महमूदा मुफ्ती जी ने जब आज ट्वीट की तो उन्होंने अपने गेट का जो, अपने घर का जो गेट है उसकी भी तस्वीर डाली जिसमें के बाहर से ताला डाला हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि अगर बंगलों के अंदर कोई लोग रहते थे और मेरी सेफ्टी के लिए ताला लगाना चाहते थे तो ताला तो अंदर होना चाहिए था, ताला बाहर की तरफ कैसे है। तो इसका मतलब है कि ये पुलिस ने मुझे इधर हाउस अरेस्ट किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जी
मैं जाना चाहती थी यहाँ पे, अगर ये कहते हैं जी कि हालात नॉर्मल है, तो नॉर्मल हालात में तो लोग अपना मूवमेंट करते हैं, चाहे जो मर्जी लीडर आए। मैं पतन के एरिया में एक वर्कर की वेडिंग थी, उसमें जाना चाहती थी और उसमें इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। तो उन्होंने अपनी जो ट्वीट्स थी उसमें टैग किया जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जो हैं इनके होम मिनिस्टर अमित शाह जी को। उन्होंने कहा जी कि ये आप लोग झूठ बोल रहे हैं और आपकी पुलिस झूठ बोल रही है और कोई नॉर्मल यहाँ पे चीज़ें नहीं हैं और मुझे हाउस अरेस्ट में डाला गया है सिर्फ इसलिए कि अमित शाह जी आप यहाँ का दौरा कर रहे थे। सही। तो ये चीज़ें वहाँ पे ज़रा भड़की हैं। इसके अलावा जनाब WHO ने अपनी आज एक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि क्या हुआ है कि हरियाणा बेस्ड एक कंपनी है इंडिया की जिसका के नाम है मैदान फार्मास्यूटिकल्स। उन्होंने 4 दवाइयाँ बनाई हैं और वो गैम्बिया में भेजी थी। उसकी वजह से जो है 4 दवाइयाँ जो भेजी थी 66 बच्चों की, उसकी वजह से जो है वो डेथ हो गई है। ये दवाइयाँ जो मैदान फार्मास्यूटिकल ने बनाई थी, हरियाणा बेस्ड कंपनी है इंडिया की, डायथाइलिन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, उन्होंने इनके बारे में WHO ने कहा है कि ये ह्यूमन लाइफ के लिए टॉक्सिक है और ये जो है नहीं, इसके अंदर ये चीज़ें पाई गई थी डायथेलॉन ग्लाइकोल और एथिलॉन ग्लाइकोल, ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही टॉक्सिक है। और इनके ये जो सिरप हैं प्रोमथेजीन ओरल सॉल्यूशन एंड कॉफ मैक्सिलीन बेबी कफ सिरप, मेक ऑफ बेबी कफ सिरप एंड मैग्रिब एंड कोल्ड सिरप, ये ना लिया जाए। उन्होंने बाकी भी WHO ने बाकी भी कंट्रीज़ को कहा है कि अगर आपके पास किसी सूरत में भी ये चीज़ें पहुंची हैं, इनको बिल्कुल मार्केट में फैलाने की कोशिश ना करें और इनको रोकें, क्योंकि ये बच्चों और ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। तो इसको आप ना फैलाएं। पाकिस्तान के अंदर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने आज इमरान खान साहब से क्वेश्चन किया है कि आप जो अगर नेशनल असेंबली में अभी तक बैठे होते तो ये जो नैब के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं आप इनको रोक सकते थे, क्योंकि इनके जो लॉयर थे उन्होंने आज कहा कि देखें जी, ये नैब के जो अंदर कवानीन हैं उनके अंदर ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के अंदर अब की गवर्नमेंट अगर अमेंडमेंट्स लेकर आ रही है। ये ख्वाजा हारिस साहब जो कि इमरान खान के लॉयर हैं उन्होंने कहा कि ये एप्लीकेशन मैंने एक डाली है अंडर रूल 6 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स 180, ताकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑन रिकॉर्ड डाला जाए। उसके ऊपर जो हैं जो 3 बेंच था, कोर्ट का बेंच था, उसमें उन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इसीलिए खान साहब को मैंडेट दिया गया था 5 साल का, और खान साहब को अपनी पार्टी के साथ सारा कुछ जो है वो रिजाइन करके बाहर नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि लोग जो हैं आपसे पूछेंगे कि हमने तो वोट दे के आपको भेजा था, आपको अपोजिशन की बेंचों पे बैठना चाहिए था। अगर आप वहां पे बैठे होते तो ये जब अमेंडमेंट्स लाई गई थी आप उसको रोक सकते थे, लेकिन आपकी तो पूरी पार्टी रिजाइन करके चली गई, तो इसलिए अब जो है ये इस पे अफसोस करने का फायदा नहीं है। मगर उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि क्या लोग आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूछेंगे नहीं कि हमने तो आपको नेशनल असेंबली में भेजा था हमारे काम करने के लिए और आप रिजाइन करके बाहर निकल आए हो। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी जो है डांटा है इनको। फेडरल गवर्नमेंट जो है जी उसने कहा है राणा सलाउल्लाह साहब ने कि हम बिल्कुल किसी सूरत पीटीआई का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में नहीं होने देंगे, क्योंकि पीटीआई ने कॉल दी थी कि वो अब जो हैं इस्लामाबाद में एक दफ़ा फिर से लॉन्ग मार्च करेंगे। आज उन्होंने कहा जी कि इन कैमरा एक मीटिंग जो थी वो चेयर कर रहे थे, जिसके के अंदर इंटीरियर सेक्रेटरी यूसुफ नईम खोखर, फ्रंटियर कॉर्प्स के कमांडर सलाउद्दीन महसूद, चीफ कमिश्नर ऑफ इस्लामाबाद उस्मान यूसुफ, आईजीपी डॉक्टर अकबर नासिर, ये सब और लॉ एजेंसीज़ जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए थे, जिसमें कि राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हम सोचते हैं, हमें पता चला है कि 20,000 के करीब लोग जो हैं इस्लामाबाद में एंटर होंगे, तो हम एंगेज करना चाहते हैं सिंध पुलिस, रेंजर्स और FC के बंदों को, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके, ताकि पब्लिक बिल्डिंग्स को ना नुकसान पहुँचाया जाए। और जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है रेड जोन में, उसमें तो हम आर्मी को बुलाना चाहते हैं अंडर आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। राणा सनाउल्लाह ने आज फिर से पीटीआई के वर्कर्स को बहुत ज़्यादा वार्न किया है और उन्होंने कहा जी कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और हर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई भी जो कि पीटीआई के साथ खड़ा होने की कोशिश करेगा उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। तो इसलिए फेडरल एम्प्लॉयज़ इस मार्च को सपोर्ट ना करें और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो हम जो है वो इंश्योर करेंगे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं हम कोशिश करेंगे वो फंक्शन करें, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इस्लामाबाद में एंटर ना हों जी, ठीक है ऐसे। अच्छा जनाब, आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा साहब, उन्होंने कहा जी कि फ़ौज को सियासत से दूर रखें। ठीक है जी,
पायन आप कैसे कह रहे हो अब ये? अच्छा जी, बहरहाल ये उन्होंने कहा है, बड़ी बात है। वो कह रहे हैं जी पॉलिटिक्स से हमको दूर रखो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आज ये जो वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी है, वहाँ पे एक लंच था, उसके अंदर ये स्पीच कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि आर्म्ड फोर्सेस हैव गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, और हमारा तो सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान की जो एलिंग इकॉनमी है उसमें जो कोई भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उसके ऊपर काम करें और पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि कोई भी कौम जो है वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकती अगर उसकी इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद ये सब बातें करने के बाद वहाँ से निकले तो फिर इनकी मुलाकातें यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन से पेंटागन में हुई। लॉयड ऑस्टिन साहब ने इनकी बड़ी तारीफ़ें की, उन्होंने कहा पायन तुसी ग्रेट हो। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा जी रीजन के अंदर जो इशूज़ हैं हम मिल बैठ के करेंगे। अच्छा जी पायन फिर तुसी क्यों नहीं कीते कश्मीर का मसला थे तक होते ये। अच्छा फिर उन्होंने जी बड़ी इनकी तारीफ़ करते हुए इनको ऑनर ऑफ कॉर्डन ऑनर दिया इनको जी, वो जो नहीं होता एक वो जो सुई सी होती है जो लगा देते हैं ऐसे, वो इनको दिया। और फिर उन्होंने कहा जी कि पायन असी बड़े मशहूर हैं तोड़े। उसके बाद इनकी मुलाकातें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यूएसए के जो हैं जेक सलिवन उनसे हुई, और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन से भी इन्होंने मुलाकातें की, क्योंकि ज़ाहिर अपने मास्टर्स को इन्होंने सलाम करना था। उन्होंने कहा था पायन मैं थोड़ा कम बड़ी लॉयल्टी दे नाल कीता है, ठीक है जी। तो ये जनाब सारा कुछ हुआ क्योंकि एक वीक के लिए ये अब जो हैं अमेरिका में हैं। आज जनाब डिफेंस मिनिस्टर जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने आज इमरान खान साहब की बड़े फिर से लेते लिए। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो हैं हमें परवेज़ जो प्रेसिडेंट अलवी हैं उनके थ्रू हमें मैसेजेस भेज रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मेरी बात कराओ, लेकिन अब उसको बड़ी तकलीफ़ शुरू हो गई है क्योंकि नवंबर पास आ रहा है और नवंबर में नए आर्मी चीफ का हम करेंगे अनाउंसमेंट करेंगे, और 5 नेम हमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से दिए गए हैं, और जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है उसका काम होता है कि वो उसमें से ले। हालांकि पास्ट में ये हुआ है कि जो 5 नाम उनको दिए जाते थे उससे वो नहीं लेते थे, लेकिन इस वक्त जो 3 एटलीस्ट 3 स्टार जनरल्स हैं, सारे ही जो 3 स्टार जनरल्स हैं वो एलिजिबल हैं, कोई भी नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है। और इसके अलावा जो है ये जो लोग कह रहे हैं इलेक्शन लाओ, इलेक्शन अपने वक्त पे आएंगे, और जो है जो कोई भी सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश करेगा वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को ख़राब करेगा। उन्होंने कहा जी कि जो है ये सारी जो हरकतें इमरान खान साहब कर रहे हैं इससे ये साबित होता है कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए इनएलिजिबल हैं, और जब लोग पावर में आते हैं इस तरह के तो फिर जो रिजल्ट्स ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो मुल्क का रुक जाता है और मुल्क बहुत खराबी की तरफ चला जाता है। और इमरान खान साहब को चाहिए कि जिसके साथ इसने बदतमीज़ी की है या ज़्यादती की है उस सब के पास जाए और माफ़ी मांगे, लेकिन इसके बजाय ये अपनी रैलीज़ के अंदर चीज़ों को और फ्लेयर अप करता है। तो ये जनाब आज ख्वाजा आसिफ साहब ने सारे एलिगेशंस लगाए। ख्वाजा आसिफ साहब की हो गया थोड़ी हिस्ट्री भी सारी पता है, जिस वेले तुसी मिडल ईस्ट के बैंक में काम कर दे, सो कुछ लोग हैं जिंदा जो जानते हैं तो तेज़ रात गल्ला ना करो हैं जी, आपके बारे में सब लोगों को पता है। अच्छा जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है जी उसने भी आज अनाउंस किया है कि हम पाकिस्तान को 2.3 से 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं एड दे सकते हैं फ्लड रिलीफ के लिए। आज फाइनेंस डिवीजन जो है उसकी एक प्रेस रिलीज आई थी, उसमें उन्होंने कहा जी कि ये उस वक्त हुआ है जब फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार जो हैं उनकी मुलाकात ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं पार्क यॉन यी उनके साथ हुई है। यी साहब ने इनको बड़ी मुबारक दी कि पायन तुसी अपनी वापस पोजीशन पे आ गए हो, मगर उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ और लाइव्स गई हैं। यी साहब ने कहा कि इसमें से 1.5 बिलियन बलूचिस्तान रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे बेतहाशा नुकसान हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो हमारे फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंडर जो पूरे किए जा रहे हैं उसको हम रिव्यू करना चाहते हैं जो उन्होंने किए, और सोशल प्रोटेक्शन, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सेक्टर की भी बातें जो हैं इस मीटिंग में ज़ेरे गौर आई। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है माजिद पाई कि ये जो हैं इतने सारे जो हैं वो पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान में, ये किधर जा रहे हैं? ये लोगों के ऊपर खर्च हो रहे हैं या प्राइवेट पॉकेट्स में जा रहे हैं फिर से? मैंने आपसे कहा था ना कि यू हैव टू हैव फेथ एंड ट्रस्ट। अच्छा जी, किस थे किसी का नाम दसो, जिसको भी पैसा मिल रहा है नहीं किसी का नाम दसो, ना दसना पेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कितने ला रही है, कितने ला रही है वो तो फिर ऑडिट किया जाएगा, उसको पता लगेगा। अच्छा, ऑडिट किया जाएगा? ओह यस, ओह वाह जी वाह, क्या बात है। कौन करेगा ऑडिट?
तुसी या मैं? नहीं मैं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जनाब, पासपोर्ट मिल गया जी मरियम बाजी हमारी को, मरियम नवाज को, लिहाजा वो फौरन लंदन चली गई हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा जी कि लाहौर हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले जो इनको पासपोर्ट दिया था, क्योंकि इन्होंने सरेंडर किया था चौधरी शुगर मिल्स केस में बेल लेने के लिए, तो फिर इनके लॉयर ने कहा था, जो हमने आपको पूरी कहानी सुनाई थी कि अभी तक चीज़ें तो सामने नहीं आई हैं, कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, तो इनको दे दिया जाए क्योंकि ये आप जस्टिस के खिलाफ काम कर रहे हैं। बहरहाल जी इनको दे दिया गया है और अब ये जो है लंदन चली गई हैं। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिपोर्टर्स ने इनसे जब बात की तो उन्होंने कहा जी मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ अपने वालिद साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। और इसके अलावा एक उन्होंने ऐसी बात की जो मैं हैरान हो गई। इन्होंने कहा जी कि मैं भी अपना चेकअप कराऊंगी लंदन में। यानी चेकअप कौन सा, दिमाग का, किसी और चीज़ का, किस चीज़ का? यानी आपने ये क्वेश्चन, आपने ये जवाब देते हुए आपको खुद शर्म नहीं आई कि आपके वालिद साहब जो हैं कितना अरसा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जिनके साथ आपकी अलायंस हैं, वो कितना अरसा इस मुल्क के जो हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल पोजीशन पे रहे हैं। एक भी हॉस्पिटल ऐसा आपने पाकिस्तान में नहीं बनाया जहाँ पे आप सारों के दिमाग के इलाज हो सकते हैं। आप सारे दौड़ दौड़ के लंदन जा रहे हैं। भाई व्हाट इज दिस? ये मुझे समझ नहीं आई कोई बात। उनका पर्सनल डॉक्टर है ना। अच्छा, पर्सनल डॉक्टर लंदन में रहता है? लंदन में। अच्छा, लाहौर में नहीं है? नहीं। तो फिर ये लाहौर में क्यों हुकूमत कर रहे हैं? फिर ये लंदन में ही रहे, लंदन में करें, लड़ेंगे इलेक्शन वगैरह। डॉक्टर उधर है, घर। अच्छा, डॉक्टर उधर है, घर इधर है। अच्छा ओके। तो कोई मसला नहीं है उधर लंदन जाना ना? कोई बड़ा, कोई बड़ा चलेगा। अच्छा चलो ठीक है। ओके जी। और कोई तरीका जा रही है तो वो वहाँ पर अपना चेकअप भी कराएंगे। चलो ठीक है। मैं भी लंदन जाती हूँ, मैं भी बड़ी इंप्रेस हो गई हूँ। मुझे लग रहा है लंदन में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं क्योंकि सारे नस के लंदन जा रहे हैं। मैं भी जाऊँगी अब उधर। ठीक है जी, चलो जी ठीक है। अच्छा जी, चलो मेरी कज़न है एक, भैया तुम सुन रही हो, मैं तुम्हारे पास लंदन आ रही हूँ। अच्छा जनाब, एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज़ है और एसोसिएटेड प्रेस की इस न्यूज़ के मुताबिक बड़ी हैरान और परेशान करने वाली बातें हैं। वो ये हैं कि जी एंजेलिना जोली, आपको पता ही है कि बड़े अरसे से ब्रैड पिट से वो डिवोर्स लेने का किस्सा चला रही हैं, लेकिन आज तो जनाब उन्होंने जो है सेक्सुअल हरासमेंट के और जो है वो अब्यूज़ के केसेस भी, वो नहीं सेक्सुअल हरासमेंट नहीं, मतलब अब्यूज़ कह सकते हैं आप, अब्यूज़ के केसेस सामने अब वो लेकर आई हैं। वो कहती हैं 2016 में जब हम फ्लाइट पे जा रहे थे, ब्रैड पिट को गुस्सा आ गया, उसने मुझे सर से पकड़ा और मुझे शेक किया और मेरे एक बच्चे को चोक किया और दूसरा बच्चा जब बचाने के लिए आया तो उसको भी जो है वो मारा पीटा। अच्छा, ये जो चीज़ें थी सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में ये आई थी वैसे कि जनाब ये जो इनकी कस्टडी की ये जो सारी चल रही है उसके अंदर ये भी एलिगेशंस हैं एंजेलिना जोली के, लेकिन उसके बाद ये चीज़ सारी खामोश हो गई थी। आज एसोसिएटेड प्रेस ने इसको फिर से किया, उसने कहा जी अब ये एलिगेशंस फिर से सामने आ गए हैं। अब ये एलिगेशन सामने कैसे आए हैं? सामने इसलिए आए हैं क्योंकि FBI इसको वैसे तो कर रही थी प्रोब, और जो लॉस एंजल्स काउंटी डिपार्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली सर्विसेज है वो भी इसको कर रहा था। यहाँ पे डिवोर्स के साथ साथ इन्होंने कहा जी कि ये एक फ्रेंच होम और एक वाइनरी जो है, ये जो दोनों जो हैं ये को ओन करते हैं। तो इन्होंने कहा जी उस सिलसिले में ये बातें जो हैं वो सामने आई हैं। जो ब्रैड पिट के जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं ये बिल्कुल झूठ है और ये चीज़ों को फर्दर खराब करेगा। मनी रत्नम की जो फिल्म आई है जी पोन्नियिन सेल्वन, कैन यू इमेजिन, 5 दिनों में, टोटल 5 दिनों में माजिद भाई 300 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर गई है ये फिल्म। इतने ज़बरदस्त इसने की है। 30 सितंबर को ये रिलीज हुई थी 5 ज़बानों में, तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कनाडा, और ये जो है बॉक्स ऑफिस पे ऐसे चल रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि जी 2012 में जो इनकी फिल्म आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वो मेरी डेब्यू फिल्म मानी जाती है, लेकिन वो मेरी डेब्यू फिल्म नहीं थी। मैं बहुत सारे जो है वो दे रहा था, ऑडिशंस दे रहा था, स्पेशली एड लैब स्टूडियोज़ के जो कि नया टैलेंट लाना चाहते थे, लेकिन कोई भी बात बन नहीं रही थी। और फिर मैंने 2010 की जो माय नेम इज़ खान जो करण जौहर की फिल्म थी उसमें मैंने अपना काम जो है एज असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था और फिर वहाँ से इन्होंने मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए किया। लेकिन असल में मुझे लॉन्च करना चाहते थे डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। आकिब जावेद जो हैं उन्होंने कहा जी कि मैं स्ट्रांगली कहता हूं कि शोएब मलिक जो हैं उनको वापस टीम में लाया जाए क्योंकि उसका बड़ा जो है वो तजर्बा है, फिटनेस उसकी ठीक है और उसको पता है कि स्पिनर्स जो हैं उसको कैसे फेस करना है। और नंबर 5, और इसके अलावा वो बॉलिंग भी कर सकता है 2 to 3 ओवर्स। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि बाबर आजम जो है उसको ओपन नहीं करना चाहिए, उसको नंबर 4 पे आना चाहिए क्योंकि वहीं पे हमारी कमज़ोरी है। आईसीसी ने आज मोहम्मद रिजवान को प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए जो है वो जनाब नॉमिनेट किया है, अलॉन्ग विद
कैमरून ग्रीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अक्षर पटेल ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा जी कि मोहम्मद रिजवान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, अभी स्पेशली जो सीरीज़ चल रही थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, और ये जो थे टॉप स्कोरर थे T20 एशिया कप 2022 के 281 इन्होंने रन्स बनाए थे, तो इसलिए इनको हम नॉमिनेट करते हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़, योर फेवरेट नोवैक जोकोविच के लिए बत्ती जल गई है, क्योंकि वो अब खेल सकेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन। इनके ऊपर 3 साल का बैन लगाया गया था क्योंकि उनका नोवैक था, जैसे कि नाम आपको पता ही है, वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। आज ये मेलबर्न विक्ट्री लंच पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आई एम वेरी एक्साइटेड कि जनवरी में अब सारे टॉप प्लेयर्स फिर से फ्रीली ट्रैवल चूंकि दुनिया में कर सकते हैं, तो वो वापस आएंगे और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में खेलेंगे। थैंक यू सो मच, ये थी हमारी आज की न्यूज़।